Hello class 4 student, today we will read chapter 7 digestion of food in so science book. इनकी चेकलिस्ट है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम और माइक्रोवेज. लेट्स गेट स्टार्टेड. टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड वी ईट. जो भी खाना हम खाते हैं हमारे दांत उसको काटने में और चबाने में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और बोलने में हमारे टीथ हमारी हेल्प करते हैं. क्लीन एंड वाइट टीथ गिव अस ब्यूटीफुल स्माइल. जब हमारे टीथ वाइट और क्लीन होते हैं बिल्कुल, तो हमारी स्माइल भी वो बहुत ब्यूटीफुल होती है. टीथ कैन बी हेल्दी ओनली इफ़ दे आर टेकन गुड केयर ऑफ. और टीथ हमारे तभी हेल्दी रह सकते हैं जब हम उनकी केयर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द टीथ अगेंस्ट द थिंग्स यू डू टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ. इसमें आपको टिक मार्क करना है. आप अपने टीथ की केयर के लिए जो जो चीज़ें करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको टिक करना है. ब्रश टू डेली, हैव मिल्क डेली, ईट चॉकलेट्स डेली, विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली. जो जो आपको इसमें ऑप्शन सही लगते हैं आप उसको टिक करिए. In this chapter we will learn about the types of teeth and how teeth and other organs in our body help in the breakdown of food. इस चैप्टर में हम टीथ के फंक्शन और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो क्या काम करते हैं हमारी फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, वो कैसे हेल्पफुल होते हैं इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे. टीथ. A newborn baby does not have any teeth. It starts developing teeth when it is 6 months old. जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके कोई भी टीथ नहीं होती है, उसके दांत नहीं होते हैं. जब ये कब डेवलप होने शुरू करते हैं, जब वो बेबी कम से कम 6 मंथ का हो जाता है, तब उसके जो है टीथ डेवलप होना शुरू होते हैं. धीरे धीरे फिर आना शुरू होते हैं कि हल्के हल्के से टीथ उसको फिर विजिबल होते हैं. दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड द मिल्क टीथ. बच्चों के जो सबसे पहले दांत आते हैं उसको हम लोग मिल्क टीथ यानी दूध वाले दांत बोलते हैं. मिल्क टीथ और अबाउट 20 इन नंबर्स. जो मिल्क टीथ होते हैं हमारे दूध वाले दांत बच्चों के जो होते हैं वो होते हैं 20 नंबर्स में 20 होते हैं. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ एंड वन बाय वन. जब वो बच्चा 6 से 12 साल का होता है तब उसके जो मिल्क टीथ होते हैं वो एक एक करके धीरे धीरे गिरना शुरू होते हैं. हैंस द मिल्क टीथ और ऑल्सो कॉल द टेम्प्रेरी टीथ. और इसीलिए जो है जो मिल्क वाले टीथ होते हैं उनको हम लोग टेम्प्रेरी टीथ भी कहते हैं. न्यू टीथ स्टार्ट ग्रोइंग इन देयर प्लेसेस. और उनके जगह में नए दांत आने शुरू हो जाते हैं. दिस सेकंड सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड द परमानेंट टीथ. और ये जो दूसरे दांत आते हैं ये इसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. और यही दांत हमारे पूरे ओल्ड लाइफ तक, हमारे पूरे होल लाइफ जो है यही दांत हमारे चलते हैं, इसलिए हमें इनकी बहुत केयर भी करनी पड़ती है. देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन टोटल, 6 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. हमारे टोटल कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं. 16 जो है जो ऊपर जबड़े में होते हैं और 16 नीचे के जबड़े में होते हैं. द परमानेंट टीथ लास्ट एंटिल ओल्ड एज. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारी ओल्ड एज तक जो है हमारे साथ वो रहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. अब टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? और टूथ हैज़ 3 पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट. टूथ के हमारे दांत जो होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं. क्राउन होता है, नेक होता है एंड रूट होता है. क्राउन. द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द जम्स इज कॉल्ड द क्राउन. जो जम्स के ऊपर विजिबल पार्ट होता है टूथ का उसको हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं. नेक. द पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द क्राउन टचिंग द जम्स इज कॉल्ड द नेक. जो क्राउन के नीचे का जो पार्ट होता है और जो जम से जो टच करता है उसको हम लोग जो है नेक बोलते हैं. रूट. द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द जम्स इज कॉल्ड द रूट. और जो हमारे जम्स के अंदर जो टूथ का जो पार्ट होता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं. अब अपने चैप्टर में ये देख रहे हैं टूथ का ये पिक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. इसमें आपका जो है सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसको एनेमल बोलते हैं
और बीच का जो टूथ का जो बीच का जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं, और सबसे नीचे जो जम्स के अंदर पार्ट होता है उसको हम लोग पल्प बोलते हैं। तो देयर इज़ अनदर लेयर बिलो द एनिमल द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज़ कॉल्ड द एनिमल। जो सबसे ऊपर दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो बिल्कुल वाइट वाइट सा हमें शो होता है और सबसे ज़्यादा हार्ड वही होता है हमारी बॉडी में, उसको हम लोग एनिमल के नाम से जानते हैं। एनिमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एनिमल जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। देयर इज़ अनदर लेयर बिलो द एनिमल कॉल्ड द डेंटाइन। जो एनिमल के नीचे जो पार्ट होता है, जो लेयर होती है, उसको हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं हमारे टीथ का। बिलो द डेंटाइन लाइज द पल्प। जो डेंटाइन के नीचे जो है पल्प होता है। डेंटाइन ऑफर्स सपोर्ट टू द एनिमल एंड कन्वेज impulse from enamel to the pulp and root। टीथ का जो डेंटाइन पार्ट होता है वो एनिमल को सपोर्ट करता है और साथ में एनिमल से लेके रूट तक के जो आवेग होता है उनको पल्प से और रूट तक पहुंचाता है। पल्प इज़ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का सबसे सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो होता है पल्प। इट हैज़ ब्लड वेजल एंड नर्व्स इनसाइड इट। इसी के अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं और नर्व्स भी हमारी इसी के अंदर होती हैं। विच आर कनेक्टेड टू द जम्स, जो कि जम्स से कनेक्ट रहती हैं। द नर्व्स इज़ द पल्प सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और जो हमारी टीथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ हमें दिक्कत होती है, तो जो मैसेज हमारी ब्रेन को जाता है वो पल्प से ही डायरेक्ट जाता है। टाइप्स ऑफ टीथ। Teeth are mainly classified into 4 types based on their functions: incisors, canines, premolars and molars। टीथ जो हमारे टीथ होते हैं उनको उनके काम के आधार पर या उनके टाइप के आधार पर उनको जो है 4 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है: इंसिजर्स, कैनिस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स होते हैं दीज टीथ हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ पीसेज ऑफ फूड। जो इंसिजर्स होते हैं हमारे फ्रंट के जो टीथ होते हैं उनको हम इंसिजर्स बोलते हैं। जैसे कि आप अपने ये चैप्टर में देख रहे हैं टीथ का ये स्ट्रक्चर है, तो जो हमारी फ्रंट के दांत हैं देखिए जो है चौड़े चौड़े से शार्प है थोड़े से, ये हमारे इंसिजर्स हैं। ये दोनों साइड में ऊपर नीचे ये बराबर होते हैं। ये हमारे खाने को कट करने के लिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। देयर आर 4 इंसिजर इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। 4 इंसिजर्स ऊपर होते हैं साइड में और 4 इंसिजर्स नीचे के जबड़े में हमारे होते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द फ्रंट इन द बोथ द जॉज। ये हमारे दोनों जबड़ों के ये फ्रंट में ही ये इंसिजर्स होते हैं। कैनिस। These teeth are seen on either side of the incisors in both the upper and lower jaws। जो कैनीज होती हैं वो हमारे इंसिजर्स के जस्ट बगल में पाई जाती हैं। जैसे ए से आपका इंसिजर दिखाया गया है और ये जो बी जहाँ पे दिख रहे हैं ये आपके कैनीज हैं जो कि इंसिजर्स के जस्ट बगल में ये होते हैं। These teeth are seen दे हेल्प इन होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड। ये फूड को पकड़ने में और उनको फाड़ने में काम आते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 4 कैनीज, 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ। टोटल हमारे कितने कैनीज होते हैं? 4 होते हैं। 2 ऊपर के साइड में होते हैं और 2 नीचे के साइड में होते हैं। कार्निवोर्स हैव कैनीज दैट आर longer and sharper as they are modified to tear flesh faster and with easy। जो कार्निवोर्स होते हैं ना, मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनके जो कैनीज होते हैं उन्हीं की हेल्प से जो है वो बहुत लंबे और शार्प भी होते हैं। वो इसी तरह से मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि जो है वो अपने फ्लैश को अपने जो उनका प्रे होता है उसको उनके फ्लैश को वो आसानी से जो है और तेज़ी के साथ उसको चीड़ फाड़ करके खा सके। प्रीमोलर्स। These teeth help in crushing and grinding the food। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो हमारे खाने को चबाने में मतलब थोड़ा जो है पीसने में काम आते हैं। थोड़ा उनको हम लोग जो है पहले काटते हैं फिर धीरे धीरे अपने साइड के दांतों से जो है धीरे धीरे उनको पीस के तभी खाते हैं ना।
देयर आर 4 प्रीमोलर्स सच ईच इन द अपर एंड लोअर जॉ। अब हमारे प्रीमोलर्स भी 4 होते हैं ऊपर और नीचे के जॉ को मिला के। दे आर फाउंड नेक्स्ट टू द कैनीज, ये हमारे कैनीज, ये बी जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके कैनीज है, साइड के इंसिजर्स के बगल में कैनीज है, कैनीज के बगल में प्रीमोलर्स आपके टीथ हैं, तो ये आपके कैनीज के बगल में होते हैं। दीज टीथ आर यूजुअली ब्रॉडर दैन अदर टाइप्स ऑफ टीथ, ये जो हमारे इंसिजर्स और कैनीज होते हैं उनकी अपेक्षा में जो प्रीमोलर्स होते हैं वो उनसे थोड़े चौड़े होते हैं। मोलर्स, दीज टीथ आर फाउंड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ, ये हमारे जो टीथ होते हैं ये माउथ में हमारे सबसे पीछे होते हैं, पीछे के साइड में ये टीथ होते हैं। दे हेल्प इन च्युइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ये हमारे खाने को चबाने में और बिल्कुल उसको पीसने में मतलब महीन करने में काम आते हैं। देयर आर 12 मोलर्स इन टोटल, 6 इन लोअर जॉ एंड 6 इन अपर जॉ, हमारे टोटल कितने मोलर्स होते हैं? 12 मोलर्स होते हैं, 6 जो है अपर जॉ में होते हैं और 6 लोअर जॉ में होते हैं। दीज टीथ ग्रोज अ डिफरेंट स्टेजेस, और ये जो है डिफरेंट स्टेज में ये टीथ हमारे ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि 32 टीथ होते तो वो एक साथ ही ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करते हैं। दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन अदर टीथ, और सबसे ज़्यादा बड़े टीथ हमारे सबसे लास्ट के मोलर्स जो टीथ होते हैं वही हमारे टीथ जो है अदर्स टीथ के कंपैरिजन में वो सबसे बड़े होते हैं। केयर ऑफ टीथ, अब हमें अपने टीथ की केयर कैसे करनी है इसको पढ़ते हैं। व्हेन वी ईट फूड टाइनी फूड पार्टिकल्स गेट स्टक टू द सरफेस ऑफ द टीथ एंड ऑल्सो इन द स्पेसेस बिटवीन देम, जब हम खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे खाने के वो हमारे दांतों के जो है सरफेस में उनके और उनके बीच में जो स्पेस होता है हमारे टीथ के उनमें वो फंस जाते हैं। इफ़ दिस फूड पार्टिकल्स आर नॉट रिमूव्ड रेगुलरली जर्म्स स्टार्टेड ग्रोइंग इन दीज एरियाज़, अगर हम इन पार्टिकल्स को जो फंसे रहते हैं इनको हम रेगुलर वे में नहीं निकालेंगे तो हमारे टीथ में धीरे धीरे जर्म्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो फंसे होते हैं उन एरिया में जर्म्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। These germs first attack the animal, then the dentine and finally moved into the pulp। सबसे हमारे टीथ का सबसे अपर पार्ट क्या होता है? सबसे अपर पार्ट हमारा एनिमल होता है, तो सबसे पहले तो वो एनिमल में अटैक करते हैं, जो अपर हार्डर पार्ट होता है सबसे पहले जो जर्म्स होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ से जब होते हैं तो वो डेंटाइन में जो है इंटर कर जाते हैं और सबसे लास्ट में वो हमारे पल्प में चले जाते हैं। एवेंचुअली द जर्म्स अटैक द नर्व्स रिजल्टिंग इन टूथेक, और जब पल्प में चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो है वो पल्प में अटैक करने के बाद वो हमारे जर्म्स में भी वो धीरे धीरे हमारे अटैक करने लगते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें टूथेक होने लगता है, मतलब हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले हमारे जो जर्म्स होते हैं वो ये एनिमल इस पार्ट को जो है सबसे पहले वो ख़राब करना शुरू करते हैं, फिर वहाँ से जो है ये डेंटाइन में आते हैं और सबसे लास्ट में ये पल्प पे अटैक करते हैं। Here are few ways by which you can keep your teeth clean and healthy। हमारे कुछ जो है इन्होंने तरीके बताए जिसकी वजह से हम अपने टीथ को जो है क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, हमें अपने टीथ को जो है मॉर्निंग में प्रॉपरली हमें मॉर्निंग में और जब रात में बेड पे सोने के लिए जाते हैं उसके पहले हमें ज़रूर ब्रश करना चाहिए। मूविंग योर टूथ ब्रश अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन इज़ द राइट वे टू ब्रश योर टीथ, जब हम ब्रश करते हैं तो हमें से ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ और फिर चारों तरफ हमारे जो है टीथ में घुमाकर सही तरीके से ब्रश करना चाहिए। यू शुड ब्रश द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ एंड ऑल्सो ऑफ इनसाइड द टीथ, हम ब्रश करते समय हमें टीथ के जो है मतलब इनर और आउटर दोनों सरफेस पे जो है और अच्छे से टीथ के अंदर भी उनके ब्रशेस से उनको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। गर्गल एंड ड्रेन्स योर माउथ आफ्टर एवरी मील, गर्गल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गर्गल? क्लीन द माउथ विद वाटर और अ माउथ वॉश, हमें अपने जो है मुंह को अच्छे से
माउथ वॉश से भी वॉश करना चाहिए और हर खाने के बाद अच्छे से हमें अपना जो है माउथ वॉश कर लेना चाहिए। यूज़ अ माउथ वॉश एंड डेंटल फ्लॉस इफ़ पॉसिबल, हमें जो है कोई भी माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए और अगर ज़रूरत हो, कोई ज़रूरी नहीं, बच्चों के लिए तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हमें एक डेंटल फ्लॉस जिसको कि एक सॉफ्ट थ्रेड होता है, अपने दांतों के बिटवीन में अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसको सफाई के लिए, तो अगर पॉसिबल है या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तभी उसको यूज़ करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मैनी कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स, आप बच्चों को जो है चॉकलेट और कैंडीज़ खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन एक अगर एक्सेस हम लोग करेंगे तो वो हमारे टीथ को क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। ईट लॉट्स ऑफ सैलड्स एंड फ्रूट्स, हमें जो है एक ज़्यादा क्वांटिटी में सैलड और फ्रूट को खाना चाहिए जिससे कि हमारे टीथ हेल्दी रह सकें। ड्रिंक मिल्क एंड ईट फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कैल्शियम सच एज चीज़ एग्स एक्सेट्रा, हमें मिल्क रेगुलर लेना चाहिए, मिल्क से हमारे दांतों को कैल्शियम मिलता है और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिनसे हमें रिच मतलब एक अच्छे मात्रा में हमें कैल्शियम मिल सके, जैसे कि चीज़ हैं, एग्स हैं, और इसी तरह के और अन्य फूड हमें आइटम्स खाने चाहिए। विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली टू नो हाउ हेल्दी योर टीथ आर एंड गेट देम ट्रीटेड इफ़ रिक्वायर्ड, हमें अपने डेंटिस्ट के पास भी रेगुलर वे में चेकअप कराने जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कोई प्रॉब्लम हो तभी जाएं, आप एक रेगुलर चेकअप के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों के बारे में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसी कोई उनको ज़रूरत है कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको ट्रीटमेंट भी करवाइए। अदरवाइज़ एक रेगुलर चेकअप हमारे दांतों का होना बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो क्या जो हम खाते हैं तो क्या खाना खाते ही हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो खाते हैं धीरे धीरे वो जो है फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है और छोटे छोटे टुकड़े होता है, फिर वहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करता है, उसके बाद जो है जो भी उसमें हेल्दी चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड में मिलती हैं, तब जाके वो ब्लड में मिलने के बाद ही हमें एनर्जी गेन होती है। तो खाना जो खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के भी एक प्रोसेस होते हैं, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि वो हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है और हमें एनर्जी कैसे मिलती है। टू गेट एनर्जी फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, एनर्जी लेने के लिए हमारे खाने को बहुत ही स्मॉल मतलब बहुत छोटे छोटे जो है सब्सटेंस में उनको जो है तोड़ा जाता है ताकि हमारी बॉडी उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, जो प्रोसेस होता है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जिससे कि हमारी बॉडी उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। द ऑर्गन दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ऑर्गन्स हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, आसानी से डाइजेशन कराते हैं, उनका जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप ये फिगर देख रहे हैं अपने चैप्टर में, इससे ये दिखता है कि हम खाना कैसे जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा जो प्रोसेस रहता है खाने का, इसमें वो शो हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे माउथ में जो है जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमारे माउथ से होता हुआ वो फूड पाइप में जाता है, फिर उसके बाद वो स्टमक में आता है और वहाँ से जो है खाना जो होता है वो सबसे पहले स्मॉल इंस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंस्टाइन में, और उसके बाद जो है एनस के थ्रू वो जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, हेल्दी चीज़ें तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं तो वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वो बाहर निकल आती हैं। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट स्टार्ट इन द माउथ, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से ही अपना खाना स्टार्ट करते हैं। द टीथ बाइट एंड च्यू द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे खाने को जो है हम अपनी टीथ की हेल्प से ही काटते हैं और उनको चबा के स्मॉलर पीसेस में करते हैं। Saliva is a digestive juice secreted in the mouth by structures called salivary
ग्लैंड्स। जो सलाइवा होता है वो एक सीक्रेटेड जूस होता है जो कि हमारे माउथ में मतलब हमेशा मौजूद रहता है, और उसकी हेल्प से खाना हमारा बहुत आसानी से वो डाइजेस्ट होता है, खाने को गलाने का काम करता है, और उसके स्ट्रक्चर को जो होता है उसको हम लोग सलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सलाइवा मिक्स विद द फूड एंड मेक सॉफ्ट मॉइस्ट एंड ईजी टू स्वालो। जो सलाइवा होता है मतलब हमारे जो मुंह की लार होती है वो हमारे खाने को सॉफ्ट कर देती है। जैसे हम मुंह में खाना लेते हैं तो वही हमारे खाने को सॉफ्ट करने में हेल्प करती है, उसको सॉफ्ट कर देती है, और उसको निगलने में ईजी टू स्वॉलो मतलब उसको जो है निगलने में हमें आसानी होती है, जिसकी वजह से द सॉफ्ट एंड मॉइस्ट फूड इज़ नाउ कॉल्ड द बोल्स। जो खाने को हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट बना देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बोल्स, बोलस। फूड दैट कंटेन्स स्टार्च सच एज राइस इज़ ब्रोकन डाउन इनटू शुगर बाय द सलाइवा एंड हेंस टेस्ट स्वीट। जो खाना हम लोग खाते हैं तो उसमें स्टार्च जो होता है तो वो हमें जो है सलाइवा की हेल्प से ही, सलाइवा के कारण ही, जैसे कि हम लोग राइस ये खाते हैं तो वो जब वो खाना हम लोग खाते हैं तो जो सलाइवा से वो मिक्स होता है तो उसमें हमें शुगर जो है वो मिलता है, तो हमें इसीलिए हमें पता चलता है कि वो उसका जो टेस्ट होता है वो हमें मीठा हमारे सलाइवा की वजह से ही लगता है। द बोलस दैन इंटर्स द फूड पाइप। जो बोलस होता है मतलब हम लोग खाने को जो है जब सलाइवा की हेल्प से बिल्कुल सॉफ्ट करके जो है गला के जब खाते हैं तो जो बोलस होता है वो हमारे कहाँ पे फिर इंटर करता है, माउथ के बाद वो हमारे फूड पाइप में इंटर करता है। द फूड पाइप मूव्स बाय द कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अल्टरनेटिवली। जो फूड पाइप होती है वो जो है अपने सिकुड़न और जो है रिलैक्स होने के मतलब सिकुड़ती है फिर रिलैक्स होती है, इस वजह से इस प्रोसेस के बाद ही जो है एक के बाद एक प्रोसेस करती है वो। तो दिस मूवमेंट हेल्प इन द पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक। और फूड पाइप की इसी प्रोसेस की वजह से जब वो प्रोसेस करती है तो एक पुश होता है, एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर से ही हमारा जो खाना होता है हमारे स्टमक में वो इंटर करता है। इट इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर द फूड स्टेज फॉर मैनी आवर्स एंड सम पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेसेस। जो है जो हमारा स्टमक होता है, आप जैसे कि अपने चैप्टर में ये देख पा रहे होंगे, आप ये आपका स्टमक है, तो ये एक बहुत छोटा सा ये जो हमारा लाइक अ सैक, जैसे कि कोई थैला नहीं होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि पेट हमारे ऊपर से बड़ा दिखता है तो वो उतना बड़ा होता है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा सा होता है। और यहीं पे कुछ घंटों के लिए हमारा खाना आके जो है वो स्टोर होता है और काफ़ी हद तक यहाँ पर वो डाइजेशन का काम करता है। ये आप देख रहे हैं ना कि जो है ये कर्व की तरह, जो ये हमारी स्मॉल इंस्टाइन है और जो ये ऊपर ऐसे राउंड राउंड ऐसे शेप है ये हमारा लार्ज इंस्टाइन है। तो हमारा खाना स्टमक के बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ जाता है, वो हमारे स्मॉल इंस्टाइन में जाता है। और इसका जो है शेप कैसा होता है, कॉइल ट्यूब जो है ये बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी ऐसी होती है जैसे कॉइल ट्यूब होती है। तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे जाता है। Here the digestive juice produced by the small intestine, the liver and pancreas mix with the food and digest it। यहाँ पर भी जो स्मॉल इंस्टाइन होता है वहाँ पर भी जो है जूस प्रोड्यूस्ड होता है जो कि उसको जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद लिवर और पैनक्रियाज मिलके जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। All the useful nutrients from the digested food get absorbed by the walls of the small intestine। और जो फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें से जितना न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। These nutrients are then absorbed by the blood vessels which carry them to different part of the body। जो nutrients होते हैं इनको बाद में जो blood vessels होती हैं वो absorb कर लेती हैं और जिससे कि जो है बॉडी के और सारे पार्ट में वो उनको लेके जाती हैं, कैरी द मतलब लेके जाती हैं। The undigested food enters the large intestine where the extra water and minerals are absorbed। फिर उसके बाद में स्मॉल इंस्टाइन में जो है जो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है
वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ एंटर करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल्स जो है उनको एब्जॉर्ब करता है। फिर ये द रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल इट पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। इसके बाद जो वेस्ट होता है, बचता है, वो जो है रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और कब तक स्टोर रहता है कि जब तक वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर नहीं चला जाता है। आप अपने चैप्टर में देख रहे ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो है जो अनडाइजेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो एक्स्ट्रा वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके बाकी जो रिमेनिंग वेस्ट होते हैं वो उनको रेक्टम, ये देख रहे हैं, ये एरिया आपका जो है ये रेक्टम है, यहाँ पर उसको स्टोर करता है तब तक जब तक कि वो एनस के थ्रू, मतलब जब एनस से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, तो एनस के थ्रू जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं चला जाता तब तक वो हमारे रेक्टम इस पार्ट में वो स्टोर रहता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है हमारी बॉडी में और किस तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होते हैं? Microwaves are tiny living beings that cannot be seen with the naked eye. माइक्रोवेव्स वो होते हैं जो कि एक बहुत ही छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनको हम अपने जो है मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब खाली आंखों से आप इनको नहीं देख सकते हो। दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं या उसी के अंडर में देख सकते हैं। व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट अपीयर बिग। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो बड़ा दिखाता है। They can be found everywhere on food, in soil, in water and even inside and outside our body. ये हर जगह मौजूद होते हैं, खाने में, सॉइल में, वाटर में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर और बाहर भी। The main categories of microbes are bacteria, viruses, fungi and protozoa. जो इनकी कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया आर मेड अप ओनली वन सेल। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप सच एज रोड शेप, राउंड और स्पाइरल। वो कई शेप के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया जो है सिर्फ एक ही शेप का होता है जैसे कि बुक में दिख रहा, नहीं, वो किसी भी शेप में, कई शेप में हो सकते हैं। वायरसेस are the smallest living being that can be only seen under a very powerful microscope. बैक्टीरिया को तो आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, लेकिन जो वायरसेस होते हैं उनको आप जो है वो इतने छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनको देखने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और उसी के अंडर में हम उनको देख सकते हैं। दे लुक लाइक दिस। फंगी are the microbes that grow mainly on dead and decaying matter. फंगी होते हैं जो कि जो है डेड या फिर डिकेइंग, मतलब सड़े गले पदार्थों पर ये पाए जाते हैं। जैसे हम लोग आप देखते होंगे, आप अपने घरों में कोई चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो उसमें जो है हल्का हल्का वाइट और ग्रीन सा हो जाता है ना, तो कहते हैं फंगस लग गई है उसमें, तो वो होते हैं फंगी जो डेड और सड़े गले पदार्थों में ये पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ आर सिंगल कॉल माइक्रोवेव्स। जो सिंगल माइक्रोवेव्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। अब यूज़फुल माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। सम माइक्रोवेव्स आर यूज़फुल टू अस। यूज़फुल माइक्रोवेव हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। बैक्टीरिया हेल्प इन चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड। दही कैसे बनती है? जब हम लोग घरों में दूध से दही जमाते हैं तो बस ऐसे डाला और वो जम नहीं जाती है, वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही वो जमती है। वो बहुत छोटे छोटे से उसमें कीड़े होते हैं जो कि उनको जो है कर्ड को बनाने में वो हेल्प करते हैं। मिल्क से जब हम लोग कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो बैक्टीरिया की हेल्प से ही वो कर्ड हमारा बनता है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी हमें वो दिखते हैं।
बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर्स, और जो डेड मैटर होते हैं उनको सड़ाने मतलब कि ख़त्म करने में जो है बैक्टीरिया और फंगी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नहीं तो वो ऐसे ही वो जो है पड़े पड़े बदबू मारते रहेंगे हम लोगों के, मतलब जहाँ भी वो जिस जगह पड़े रहेंगे वहाँ का इन्वायरमेंट वो गंदा करेंगे। और प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज सॉइल फर्टिलाइजर्स, जो प्रोटोजोआस होते हैं वो फर्टिलाइजर्स मतलब सॉइल को फर्टिलाइजर्स करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं की वजह से हमारी मिट्टी जो है उर्वरक बनती है, जो जिससे कि हमारी जो फसलें होती हैं वो बहुत उपजाऊ बन पाती हैं। फंगी सच एज यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनती है ना उसके लिए हमें ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो फंगी उसमें जो है ईस्ट का काम करता है। इसीलिए ये कभी कभी हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि चीज़ों को हम जो है उसको हम सड़ा गला के ही उसको, ब्रेड एक तरह से बनती है तो एक तरह से उसको ख़राब करके ही ब्रेड हमारी बनाई जाती है, इसीलिए हमें बहुत कम क्वांटिटी में इसका कंजम्पशन करना चाहिए। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि खाना हम खाते हैं उसको डाइजेशन करने में भी वो हेल्प करते हैं। वी ऑब्टेन मेडिसिन्स फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वी ऑब्टेन मेडिसिन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस से हमें मेडिसिन्स भी मिलती हैं। हार्मफुल माइक्रोवेव्स, सम माइक्रोवेव्स आर हार्मफुल टू अस एंड कॉज डिसीज़, कुछ माइक्रोवेव्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और उनकी वजह से हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। दीज माइक्रोवेव्स आर कॉल्ड जर्म्स एंड पैथोजेंस, इन माइक्रोवेव्स को हम लोग जर्म्स और पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिसीज सच एज टाइफाइड, टिटनेस एंड कॉलरा, बैक्टीरिया जो होती है उनके कारण जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं, जैसे कि जो है टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया या कॉलरा, ये सब जो है हमें बैक्टीरिया की वजह से उससे बीमारियां होती हैं। वायरसेस कॉज डिसीज सच एज फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्प्स एंड इवन कॉमन कोल्ड, वायरसेस की वजह से जो हमें बीमारियां होती हैं हमें जो होती हैं वो होती हैं फ्लू हैं, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्प्स और इवन कॉमन कोल्ड, जो है ये हमें किसकी वजह से होती हैं, ये वायरस की वजह से होती हैं। फंगी मेनली कॉज स्किन डिसीज सच एज रिंगवॉर्म, कैंडिडियासिस एंड एथलेट्स फूड, फंगी की वजह से जो बीमारियां हमें होती हैं वो रिंगवॉर्म होती हैं, जैसे खुजले की बीमारियां नहीं हो जाती हैं लोगों को, और एथलीट्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनके पैरों में भी जो है फंगस की वजह से कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि पसीना होता है बार बार उनके पैरों में, शूज़ पहने रहते हैं, तो उस वजह से जो है फंगस उनके पैरों में वो इकट्ठा हो जाते हैं और डिसीज़ का रूप ले लेते हैं। प्रोटोजोआ कॉज डिसीज सच एज डिसेंट्री एंड मलेरिया, प्रोटोजोआ की वजह से डिसेंट्री और मलेरिया की बीमारी हमें होती हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 7 डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आता है और पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।